हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं आईटीआई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी। और आईटीआई का अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। T20 सीरीज़ है जो कल से ही प्रारंभ की है, जिसमें मैं रात 9 बजे प्रत्येक क्लास में आपसे 20 प्रश्न पूछता हूँ और हम सभी लोग साथ में उसको हल करते हैं। तो कल हमने 20 प्रश्न तक हल कर लिए थे। ये 20वां प्रश्न इसलिए आज की वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट रहें पिछली वीडियो से। तो ये 20 नंबर जो प्रश्न था, इसमें पूछा गया था आपसे कि कोरोना प्रभाव सामान्यतः किस रंग का होता है। ये उस कोरोना की तो बात बिल्कुल नहीं हो रही है जो 2020 में आया था। हाँ, जब हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एक प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव का नाम होता है कोरोना प्रभाव। जब उच्च वोल्टेज वाली लाइनें आपने देखी होंगी, आपके शहर गांव कस्बे से निकल के जाती होंगी या उसके पास से निकल के जाती हैं, तो उसमें एक तेज मंद ध्वनि होती है, हिसिंग नॉइस होता है और तारों के आसपास क्या होता है, थोड़ी सी नीले रंग हम कह सकते हैं दिखाई देता है। तो उसी प्रभाव को कहते हैं कि ये प्रभाव है कोरोना प्रभाव। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कोरोना प्रभाव सामान्यतः किस रंग का दिखाई देता है, तो नीले रंग का दिखाई देता है। चलो, अब आज की क्लास हमारी यहाँ से प्रारंभ होती है और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, परमाणु की कक्षा का व्यास कितना होता है। मैं ये अच्छे से स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। परमाणु की कक्षा का व्यास कितना होता है। परमाणु की कक्षा का व्यास, ऑप्शन ए है 10⁻−10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻−10 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻−10 -20 किलोमीटर, या लास्ट ऑप्शन है 10⁻−20 मीटर। ठीक है, मतलब ए बी सी डी तो मैंने नहीं लिखे हैं ऑप्शन के आगे, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। तो परमाणु की जो कक्षा होती है उसका व्यास होता है 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर, इसके अलावा और भी अतिरिक्त जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन का व्यास, अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का व्यास, तो इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है, अगर किसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है तो 10⁻−15 मीटर। ठीक है, और नाभिक में या किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर दूरी आपसे पूछ ली जाए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पूछ ली जाए तो 2 से 3 फर्मी होती है। 2 से 3 फर्मी। फर्मी क्या होता है, तो फर्मी जो नाभिकीय छोटी दूरी होती है उनको मापने की एक इकाई होती है जिसको हम फर्मी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से 3 और क्वेश्चन जान लिए हमने। क्या क्या प्रश्न जाने कि परमाणु की कक्षा का व्यास क्या होता है, तो परमाणु की कक्षा का व्यास होता है 10⁻−10 मीटर, ये हमें याद हो गया। दूसरा हमने जाना इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है 10⁻−15 मीटर। ठीक है, और तीसरा हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 2 से 3 फर्मी। फर्मी क्या होता है, तो फर्मी होती है नाभिकीय कणों के बीच की दूरी को ज्ञात करने, मतलब बीच की दूरी जिसमें नापी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी। सामान्य अवस्था में एक परमाणु का सामान्य अवस्था में एक पदार्थ का परमाणु किस अवस्था में रहता है। सामान्य अवस्था मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो उसका जो परमाणु है किस अवस्था में रहता है, धनात्मक चार्ज रहता है, नकारात्मक चार्ज रहता है, कह सकते हैं हम नेगेटिव चार्ज, या उदासीन रहता है, या तीव्र धनात्मक चार्ज रहता है। तो सामान्य अवस्था में एक पदार्थ का जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है अगर वो सामान्य अवस्था में है। तो कोई भी पदार्थ है, जैसे आपने Na, सॉरी, हाँ, अब जैसे आपने कई बार देखा होगा Na ऐसे पढ़ा है। ठीक है, अब इस पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो ये आवेशित हो गया, नेगेटिव चार्ज लगा दिए तो ये नकारात्मक चार्ज हो गया। लेकिन जब आप सामान्य अवस्था में पढ़ेंगे तो इस पे बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लगा होता है और ऐसे ही लिखा होता है Na। ठीक है, तो वही हम बताना चाह रहे थे कि सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ का अगर कोई परमाणु है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वह उदासीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न। एक अच्छे चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
मतलब अच्छे चालक इन द सेंस कि कोई चालक है, आदर्श चालक, ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, शून्य नहीं कहूँगा, तो उसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं जितने जिस चालक पदार्थ में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि अच्छे चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो वह कितनी होती है। देखिए यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर है ये 10 की पावर 20, ठीक है, 10 की पावर -20 लग रहा है आपको, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है 10 की पावर 20, 20 मान लीजिए इसको, 10 की पावर 20, ठीक है। और अगर आप मैं कुछ समय बाद, कुछ वीडियो के बाद मैं कोशिश में हूँ कि ये पीडीएफ भी आप तक पहुँचा करें, तो पीडीएफ में मैं इसको एडिट कर दूंगा। और मैं बता भी रहा हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वहाँ 10 की पावर 20, सॉरी, सही है, दूसरे विकल्प में 10 की पावर 28 ही है। इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा ये आपको बताना है, 10 की पावर 20, 10 की पावर 28, 10 की पावर 100, या विकल्प नंबर लास्ट 10 की पावर 10। एक बार और अच्छे से, मैं 10 की पावर 28 और 20 के उसमें कंफ्यूज हो गया, आपको नहीं बता पाया अच्छे से, और बता रहा हूँ, दोबारा देखिएगा। फिर देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न। एक अच्छे चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 10 की पावर 20, 10 की पावर 28 या 10 की पावर 100। तो ये होती है 10 की पावर 20, कितनी होती है, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 10 की पावर 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश के लिए सर्वप्रथम धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया। आवेश का मतलब यहाँ पर है चार्ज से, आवेश का मतलब है यहाँ पर चार्ज से, चार्ज जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, ये भी हम जानते हैं, कूलाम होता है, ठीक है। और कूलाम के मैंने कल आपको बताया था कि कूलाम मतलब चार्ज के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है क्यू बराबर आई टी, अगर हमको समय और धारा दी है और हमसे फिर चार्ज पूछा है तो हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया है, तब हमसे चार्ज पूछा है, तब हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा है कि आवेश के लिए सर्वप्रथम धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था। हम धन और ऋण शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आवेश की खोज किसने की, आवेश की खोज किसने की, तो वह की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन ये थेल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आवेश की खोज तो कर ली, परंतु आवेश के लिए ये नहीं बताया कि धनावेशित है या ऋणावेशित है। आवेश के लिए धनावेशित और ऋणावेशित के बारे में जो बताया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न में पूछा भी गया है कि आवेश के लिए सर्वप्रथम धन और शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक 4 विकल्प हैं, कूलाम, ओम, फैराड और न्यूटन। कूलाम, आपके आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कूलाम किसका मात्रक होता है। तो कूलाम हम जानते हैं, अभी इससे पहले के प्रश्न में बताया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो फैराड विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और विद्युत फ्लक्स को जो हम प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस प्रकार से ये चिन्ह बनता है त्रिशूल के तरह, शिव जी का जो त्रिशूल है उसकी तरह बनता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, दो या दो से अधिक रासायनिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक रासायनिक सेल। अब थोड़ा सा बता दें हम आपको यहाँ पर कि देखो, दो या दो से अधिक रासायनिक सेल जो होते हैं उनके संयोजन को क्या कहा जाता है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, बैटरी और सेल के जो प्रतीक में बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज रहते हैं, ये सेल का प्रतीक है, ये ध्यान रखिए आप, ये सेल का प्रतीक है। मतलब अगर ये दोनों
ये यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ये। मतलब अगर एक सिरा इसका बड़ा और एक सिरा छोटा है, छोटे सिरे को हम माइनस मान लेते हैं और बड़े सिरे को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर इसका एक सिरा बड़ा और एक सिरा छोटा है तो हम इसको सेल कहते हैं। और अगर दोनों सिरे बराबर हैं तो ये कैपेसिटर का प्रतीक होता है। किसका? कैपेसिटर का प्रतीक होता है, संधारित्र का प्रतीक होता है। और इसी प्रकार के कई सारे सेल जब श्रेणी में जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है? तब बनती है बैटरी। क्या बन जाती है? बैटरी। तो उन्होंने यही पूछा है कि दो या दो से अधिक रासायनिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरक क्या है? प्रेरक इंडक्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेड पर ऑक्साइड का प्रयोग होता है। लेड पर ऑक्साइड। लेड पर ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रतिरोध बनाने में, बैटरी बनाने में, प्रेरक बनाने में। और अंतिम विकल्प है इसका, चौथा विकल्प है डायोड बनाने में। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इन तीनों में से ही आंसर है। लेड पर ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो लेड पर ऑक्साइड का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में। क्या बनाने में? बैटरी। ठीक है। लेड पर ऑक्साइड का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है PbO2। क्या होता है? PbO2। और अगर इसके रंग की बात करें तो रंग होता है डार्क चॉकलेटी। ठीक। लेड पर ऑक्साइड कैसा पदार्थ है? मृदु है या कठोर है? तो एक कठोर पदार्थ होता है। लेड मतलब शीशा। ठीक है, शीशा एक कठोर ही पदार्थ होता है। ये हम कह सकते हैं। अब चलते हैं हम 28 नंबर प्रश्न पर। जब सेल डिस्चार्ज अवस्था में होता है, डिस्चार्ज मतलब निरावेशित अवस्था में होता है, तब सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैसे होता है? ठीक है, जब सेल डिस्चार्ज अवस्था में होता है, जब हम उसका यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव होता है। बहुत ही ध्यान और संयम रखते हुए हमें इसका आंसर देना है। अगर बाहर पूछा जाता, देखो अगर बाहर पूछा जाता तब होता धनात्मक से नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। परंतु अंदर पूछा गया है इसीलिए आंसर चेंज हो जाएगा। सेल के अंदर डिस्चार्ज अवस्था में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो टफ तो नहीं होते, लेकिन इनका जो आंसर होता है वो हमें बहुत संयम बरतते हुए बिल्कुल पढ़ के एकदम तभी देना चाहिए। अगला प्रश्न है, लीकेज धारा का मान कभी भी सप्लाई धारा के कितने भाग के बराबर होता है? लीकेज धारा का जो मान होता है कभी भी कह सकते हैं या इतने विभाग के अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे भी पूछा जाता है ये प्रश्न। लीकेज धारा का जो मान, लीकेज करंट क्या होती है? जो हम यूज में नहीं ले रहे हैं उस करंट को, जो लीक हो जा रही है उस करंट को हम क्या कहते हैं? लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, तो लीकेज करंट जो टोटल सप्लाई है उसके कितने विभाग के बराबर होती है? तो ये होती है उस भाग मतलब 1/5000। कितनी? 1/5000। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को था भी नहीं 29 नंबर प्रश्न में। अब 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दो नियम है किरचॉफ के। केवीएल मतलब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, धन संरक्षण या आवेग संरक्षण। तो दोनों नियम की ट्रिक हम अभी आपको याद करा देते हैं। देखो, वी केवीएल आप ऐसे लिखेंगे और केसीएल आप ऐसे लिखेंगे। एक इनमें से जो होता है आवेश संरक्षण पर है और एक ऊर्जा संरक्षण पर है। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज को आप किससे लिखेंगे? सी से ही लिखेंगे ना, CHARGE। इतनी अच्छी हमारी अंग्रेजी है नहीं वैसे, फिर भी याद करने के लिए हम कुछ भी करेंगे आपको याद करवाने के लिए। तो जहाँ जिस नियम में सी आए, धारा नियम भी हम इसको कहते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ। तो जिस नियम में सी आए वह चार्ज मतलब आवेश संरक्षण से संबंधित होगा, और जिसमें वी आए वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होगा। तो पहला नियम मतलब जो किरचॉफ का दूसरा नियम है केवीएल, वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसके? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जनरली प्रश्न है और आपके घरों से रिलेटेड प्रश्न है। सामान्यतः घरों में प्रयोग होने वाली वोल्टता का मान क्या होता है? 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट।
4 विकल्प दिए हैं, चारों में से आंसर बताइए आप। जो भाई इन दोनों में से बता रहे हैं वो तैयारी ज़्यादा ही करें, उनकी स्थिति काफ़ी निंदनीय है, दयनीय स्थिति है। खैर जोक सपाट, मेहनत करनी है, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। घरों में जो प्रयोग होने वाली वोल्टता का मान है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जाए तो 220 वोल्ट हम घरों में प्रयोग करते हैं। 110 वोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 110 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है वायुयानों में। कहाँ पर? वायुयानों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 31 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं, मतलब इस क्लास के 11 प्रश्न हो चुके हैं। वह चालक जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरक टर्मिनल से जोड़ता है, ये T&D जिसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम, उससे संबंधित प्रश्न है। इससे संबंधित एक प्रश्न हमने फीडर वाला पिछली क्लास में पूछ लिया था, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, वह चालक जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरक टर्मिनल से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वह चालक जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरक टर्मिनल से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? पोषक क्या होता है? तो पोषक होता है उपकेंद्र को शक्ति सप्लाई लेने वाले क्षेत्र से जोड़ता है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो पोषक होता है वह शक्ति सप्लाई लेने वाले क्षेत्र से जोड़ता है उपकेंद्र को। वितरक क्या होता है? तो वितरक वितरक क्या होता है? वितरक होता है पोषक व सर्विसमेंस के बीच की जो कड़ी होती है, पोषक व सर्विसमेंस के बीच की जो कड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वितरक। और जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरक से जोड़ता है उसको कहते हैं सर्विसमेंस। क्या कहते हैं? सर्विसमेंस। तो याद रखेंगे। देखो भाई, जुकाम बहुत तेज हो रहा है, इस स्थिति में भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे बार बार क्लास पोस्ट क्यों हो रही है। तो वह चालक जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरक टर्मिनल से जोड़ता है वह होता है सर्विसमैन। पोषक क्या होता है? तो पोषक आपको बताया, वे चालक जो उपकेंद्र को शक्ति सप्लाई लेने वाले क्षेत्र से जोड़ते हैं। पोषक होते हैं वे चालक जो उपकेंद्र को शक्ति सप्लाई लेने वाले क्षेत्र से संयोजित करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। वितरक कौन से होते हैं? वह चालक जो पोषक तथा सर्विसमेंस के बीच की होते हैं। और जो उपभोक्ता तथा वितरक के बीच होते हैं वह सर्विसमेंस होते हैं। बस बात खत्म, इतना ही इसमें पूछा था। उपभोक्ता टर्मिनल और वितरक टर्मिनल को कौन जोड़ेगा? तो सर्विसमैन जोड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। विद्युत जनन सामान्यतः कितने वोल्टेज पर करते हैं? विद्युत जनन मतलब हम लाइट को प्रोड्यूस जो करते हैं, लाइट विद्युत को बनाते हैं, विद्युत का उत्पादन जो करते हैं वो कितने वोल्ट पर करते हैं? 220 वोल्ट, 445 वोल्ट, 765 वोल्ट या 11,000 वोल्ट? तो बहुत सरल और सामान्य उत्तर है। विद्युत का अधिकांश उत्पादन अधिकांश उत्पादन कितने पर होता है? तो 11,000 वोल्ट पर होता है। कितने वोल्ट पर होता है? 11,000 वोल्ट। हाँ का अगला प्रश्न है, किसी चालक पदार्थ की वह स्थिति जिसमें उसकी प्रतिरोधक क्षमता शून्य हो जाती है। मतलब किसी चालक पदार्थ में हम जानते हैं प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो इन्होंने पूछा है कि प्रतिरोध ही शून्य हो जाए, वह अवस्था क्या कहलाती है किसी भी चालक की? तो वह स्थिति क्या कहलाती है? सुपर इंसुलेटर? अरे भैया, इंसुलेटर थोड़ी कहलाएगी, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देना। अर्धचालकता कोई संबंध ही नहीं है। अति चालकता क्या है? अति चालकता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जब किसी चालक की प्रतिरोधकता बिल्कुल शून्य हो जाए, और हम जानते हैं प्रतिरोधकता में और चालकता में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जहाँ चालकता अधिकतम होगी, बिल्कुल अधिकतम होगी, वहाँ पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बिल्कुल शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मानक प्रतिरोध स्टैंडर्ड प्रतिरोध जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं हम स्टैंडर्ड प्रतिरोध को बनाने में? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, मैग्नीन का या फिर कॉपर का? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? बल्ब में। जो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पीला वाला बल्ब जो आपके घरों में लगा होगा उसमें ऐसे ऐसे घूम के जो तार होता है, उसको उसमें जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये क्या होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का कार्यकारी तापमान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नाइक्रोम,
हीटर में जो तार होता है, प्रेस में जो तार होता है, वह नाइक्रोम का होता है। कॉपर, कॉपर क्या होता है? कॉपर के वायर का ही तो हम प्रयोग करते हैं घरों की वायरिंग में। मैग्नीन का प्रयोग करते हैं हम। मानक प्रतिरोध जो बने होते हैं वो काय के बने होते हैं? तो मानक प्रतिरोध बने होते हैं मैग्नीन के। काय के? मैग्नीन के। अब देखो मैग्नीन जो है मिश्र धातु है। क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है। और किस किस से मिलकर बनी है ये बता देते हैं। 40% तो होता है इसमें मैग्नीन में तांबा। क्या होता है? तांबा। 40% तांबा होता है। लिख लीजिएगा आप। 60% क्या होता है? निकिल। 60% निकल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो धातुएं मिलती हैं, तांबा और निकल, तब जाके बनता है क्या? मैग्नीन। ठीक है। और इसका अधिकतम जो कार्यकारी तापमान होता है वह कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 500 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का व्यापारिक नाम क्या है? नाइक्रोम अभी हमने बताया आपको। कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि नाइक्रोम का दूसरा नाम बताइए, व्यापारिक नाम बताइए। तो नाइक्रोम का व्यापारिक नाम क्या है? निकिल क्रोमियम मिश्र धातु, स्टील निकिल धातु, कंसंटेंशन मिश्र धातु, या फॉस्फोर ब्रांच। फॉस्फोर ब्रांच तो एक अलग ही चीज है। ठीक है। तो नाइक्रोम का जो व्यापारिक नाम है वह है निकिल क्रोमियम मिश्र धातु। देखो, नाई से निकिल और क्रोम से क्रोमियम, निकिल क्रोमियम मिश्र धातु। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न। डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं। डीसी मशीनों के जो ब्रश बने होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। काय के बने होते हैं? कार्बन के। और डीसी मशीनों में जो ब्रश होते हैं वह क्या कार्य करते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए प्रश्न, तो ये धारा के प्रवाह के लिए पथ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये धारा प्रवाह के लिए पथ प्रदान करते हैं। अब आज की क्लास का 38 क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, लेकिन हमारी सीरीज का 38 नंबर क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और अलग अलग तरह की मोटर के लिए अलग अलग तरह के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यह पूछा गया है आपसे कि जो डीसी मोटर होती है, सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो डीसी सीरीज मोटर में हम 2 पॉइंट का स्टार्टर जो है उसका प्रयोग करेंगे। मोटरें तीन प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार की डीसी मोटर होती हैं। एक सीरीज होती है, एक संट होती है, एक सीरीज, एक संट मोटर, एक कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर, संट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर, और कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 5 पॉइंट स्टार्टर जैसा स्टार्टर कोई नहीं होता है। अभी तक तो हमने सिलेबस में पढ़ा नहीं है, आगे आ जाए उसका हम कह नहीं सकते। तो अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। अर्थिंग करते समय, जब हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग बहुत आवश्यक है। अर्थिंग करते समय भूमि के अंतर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, कितने अंश पर रखा जाता है? मान के चलिए ये कोई कंटेनर है या ये कोई गड्ढा है जिसमें हमें अर्थिंग करनी है। इसमें एक इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड जो रॉड होती है वो, उसको कैसे रखते हैं? क्या ऐसे रखते हैं? अगर ऐसे रखेंगे तो ये 45 अंश पे होगी। ठीक है। और इसको हम रखते कैसे हैं? तो इसको हम 90 अंश पर रखते हैं। मतलब आपको बता दूं, अगर ये कोई गड्ढा है तो उसमें एकदम वर्टिकली, लंबवत सीधे रखेंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है उसको कैसे रखा जाता है? लंबवत, गड्ढे के लंबवत, या गड्ढे के समांतर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमें क्या याद रखना है? लंबवत मतलब 90 अंश पर। ठीक है। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। BIS के अनुसार अर्थ प्रतिरोध को मापना चाहिए किस मौसम में? देखो, BIS ने इसके लिए भी नियम निर्धारित कर रखे हैं। पहले तो आपके लिए ये नियम है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि BIS का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और भैया मेहनत लग रही है बहुत ज़्यादा, सच बता रहा है, बहुत मेहनत लगती है क्लास तैयार करने में। आप झूठ मानेंगे, 20 क्वेश्चन तैयार करने में हम 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। अब पूरे दिन यही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि क्लास बनाना है, क्लास बनाना है। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है क्लासें तो। BIS के अनुसार अर्थ प्रतिरोध को हमें किस मौसम में मापना चाहिए? शुष्क मौसम में मापना चाहिए। नमी युक्त मौसम में, नमी युक्त मौसम में नहीं मापना चाहिए। अर्थ करंट लगने का के या दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो, नमी और बरसात दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर बरसात होगी तो नमी भी होगी। और सर्दियों के मौसम में भी हमें कई बार नमी, कोहरा या किसी कारण से देखने को मिल जाती है, लेकिन शुष्क मौसम में नमी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसीलिए BIS ने निर्धारित कर रखा है कि हमको जो अर्थ प्रतिरोध मापना है, शुष्क मौसम में, सूखे मौसम में मापना है। अच्छा, आप में से एक भाई की कमेंट थी कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चंस हल्के हल्के करके बढ़ाएंगे। आज हमने एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है आप ही के कहने पे।
और अगर आप क्लास ये दोबारा देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? DOL स्टार्टर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं उनको स्टार्ट करने का एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर का प्रकार है। तो इसका नाम क्या है? डायरेक्ट ऑफलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट करंट लोड, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या डायरेक्ट ऑन लोड स्टार्टर। तो ये अंतिम प्रश्न दे रखा है आपको, और इसका आंसर भी आप ही को कमेंट में बताना है, ठीक है। कल हम जब प्रारंभ करेंगे तो इसका आंसर बताते हुए प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है हमको आपको क्लास पसंद आई होगी। आवाज़ की क्वालिटी अगर बेहतरीन रही हो, ठीक ठाक रही हो सारी चीज़ें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाते रहेंगे ऐसी ही क्लासें, मिलते रहेंगे आपसे हमेशा। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं कल 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।